नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार बी द ब्रांड में। और मैं हूं अभिषेक प्रताप सिंह। और आज हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास 8th के सेकेंड लास्ट चैप्टर, जो कि है उद्योग। अगर इस चैप्टर की सीरीज को जो हम लोग क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, यानी कि मानव संसाधन के विषय में, संसाधन के विषय में, उसके प्रकार के विषय में, और इसको अगर गहराई से ध्यान से हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा? संसाधन को पढ़ा। फिर हम लोगों ने जाना कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर संसाधन कौन कौन से, प्राकृतिक, मानव निर्मित क्या संसाधन हुए, हमने ये भी देख लिया। उसके बाद आप फिर आगे आए और देखा कि खनिज और शक्ति संसाधन क्या है, यानी आपने रिसोर्स को देख लिया, रिसोर्स कहाँ से मिल रहे हैं इसको आपने जान लिया, और उस रिसोर्स को प्रयोग करके उसको संचालित कैसे करना है, उसके लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करनी है, इसको भी हमने जान लिया। तो आपने ध्यान दिया कि हमने जो चौथा चैप्टर पढ़ा वो क्या था? कृषि था। और अब पांचवा चैप्टर क्या है? उद्योग। और जो अगला छठवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? मानव संसाधन। यानी कहीं ना कहीं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसके बारे में मैंने संसाधन वाले चैप्टर में और अभी 4th क्लास के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में वे चीजें आती हैं जहां पर हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे होते हैं। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, या फिर जो और मत्स्य पालन हो गया, और रेशम कीट उद्योग पालन हो गए, ये हो गया। उद्योग में क्या आता है? ये द्वितीय क्षेत्र का है। द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार, यानी प्राथमिक क्षेत्र का जो अंतिम उत्पाद है वह उद्योग के लिए एक प्रारंभिक उत्पाद है, यानी कि इसके लिए वो मेन एलिमेंट्स नहीं है, इसके लिए ये सब एलिमेंट्स हैं जो उसको बनाने के लिए उपयोग होगा। और जो उद्योग में निर्मित होगा वो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में निर्माण होगा। जैसे हमने रेशम कीट का पालन किया, ठीक, उसको बढ़ाया, उसके बाद हमने कीट के बाद जो हमें रेशा प्राप्त हुआ उसको हमने किसी कंपनी को हैंडओवर कर दिया, तो क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र का वो अंतिम उत्पाद था, लेकिन वह द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग के लिए कपड़ा निर्मित करने का था। तो कपड़ा जो बना उससे तैयार होके वो द्वितीय क्षेत्र का अंतिम उत्पाद होगा। लेकिन जब वही तृतीय क्षेत्र में जाएगा मार्केटिंग होने के लिए, बिकने के लिए, तो वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के प्रकार क्या हैं, कृषि के साधन कौन से हैं, प्रमुख कृषि के उपज कौन कौन सी हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया। और अब हम लोग उद्योग को देखेंगे। उद्योग में तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, ये आगे आपको समझना बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। उद्योग, तो उद्योग का संबंध, ठीक, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। मैंने आपसे क्या कहा? आर्थिक गतिविधि के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित है। किससे? विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित है। अगर यहाँ पर विनिर्माण का कार्य नहीं होगा तो आगे प्रोडक्ट को कैसे मार्केट किया जाएगा, या फिर और आगे कार्यों को संचालित कैसे किया जाएगा? ठीक है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ये वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों की निष्कर्षण से क्या अर्थ है? यानी कि कोई वस्तु जो उत्पादित हो चुकी है उसको और बेहतर प्रोडक्ट बनाकर आपको देना है। लौह अयस्क कहीं से प्राप्त हुआ तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, वहां से उसको आपने निकाला और उससे आपने लोहा को निकाला, रेल के डिब्बे बना लिए, या फिर आपने कुछ और प्रोडक्ट बना लिया। तो रेल उद्योग जो कि तृतीय क्षेत्र का है, उसके लिए इसने उद्योग ने डिब्बा तैयार करके दिया, तो ये क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र। अथवा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है, यानी ये तृतीय क्षेत्र के लिए एक प्रोडक्ट मेकर का काम करता है। तृतीय क्षेत्र कहता है कि इन सेवाओं की आवश्यकता है, तो उद्योग महोदय कहते हैं ठीक है, इन क्षेत्रों को हम बनाएंगे। जैसे आयरन स्टील उद्योग, ऑटोमोबाइल्स हो गए, टेक्नोलॉजी एंड जो अदर प्रोडक्ट मटेरियल है मेकिंग के, वो सारे हो गए। तो ये इस क्षेत्र में आ रहे होते हैं जहां पर किसी चीज को विनिर्मित किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलें तो उद्योगों का वर्गीकरण आता है। अब अगर उद्योग हैं तो सारे उद्योग तो एक ही प्रकार के होंगे नहीं, कि एक उद्योग है आयरन स्टील का तो वही चलेगा, या फिर कुछ और है तो वो होंगे। उद्योगों का वर्गीकरण किन किन प्रकारों में किया जाता है?
जैसे कच्चे माल के आधार पर, यानी कि कच्चा माल कैसा है, अगर कृषि आधारित कच्चा माल है तो कृषि आधारित उद्योग विकसित होंगे। अगर जो कच्चा माल प्राप्त हुआ वो अयस्क है, वो किसी खनिज संसाधन का है, तो उससे आयरन, स्टील एंड टेक्सटाइल एंड अदर चीजों का विकास होगा। ठीक है। और स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व एक बड़ा दायरा है जिसमें सारी चीजों का एक्यूमुलेशन होता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन जो आकार और कच्चा माल है इनको उसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कौन कौन? कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कच्चे माल में हमने आपको बताया, आकार में अब भाई कोई हो सकता है, कोई लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, और कोई हो सकता है वृहद उद्योग हो, आयरन एंड स्टील कंपनीज की तरह। स्वामित्व के आधार में हो सकता है सरकारी हो सकता है निजी हो सकता है सरकारी या निजी दोनों के सम्मिश्रण से हो, या फिर हो सकता है कि किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त क्षेत्र का संचालित किया गया हो। तो वो सब हम लोग एक क्रमवार आगे जान रहे होंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो हम लोग कच्चे माल के आधार पर इसके प्रकारों को देख लेते हैं। कच्चा माल, ठीक है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कैसा? पहला तो कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। तो एक एक करके इनको भी जान लेते हैं कि अगर कृषि आधारित कह रहा है तो उसमें कौन से उद्योग आते होंगे, या फिर अगर खनिज आधारित कह रहा है तो उसमें कौन से उद्योग आ सकते हैं, या समुद्र और वन आ रहे हैं तो उनमें कौन से उद्योग सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि इनको भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि हम लोग एक तरह से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को एक क्रमवार स्वरूप में हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। कृषि आधारित उद्योग में हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र और डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। अब अगर कृषि आधारित में आपको छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे चाय की खेती की जाती है तो चाय के लिए उसमें निवेश किया गया, उसके बीज के लिए, उसकी पत्तियों के लिए, उसकी देखरेख के लिए, उसमें जो मनुष्यों द्वारा श्रम लगाया गया उसके लिए, तो क्या हुआ, एक कृषि का बड़ा बागानी क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जहां से उनके पत्तियों को चुना गया और उनको फैक्ट्रियों में भेजा गया या फिर किसी क्षेत्र में भेजा गया। तो वहां पर क्या होगा, जो उन चाय की पत्तियां आई उनको कंपनियों में जो है उसको पहले सुखाने का प्रबंध और उसके बाद उनका मटेरियल तैयार किया गया। फिर अलग अलग कंपनी में वो कंपनियां उनको भेजती हैं, जहां पर अलग अलग कंपनी अपने ब्रांड के हिसाब से उनको बांटती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र आ गया कि उत्पादन किया, द्वितीय क्षेत्र आ गया कि किसी कंपनी ने हायर किया और अपने ब्रांडिंग के हिसाब से कंपनियों ने माल को खरीदा, और फिर थर्ड आएगा जब बने बनाए प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे होंगे। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं फैक्चुअल डेटा की तरह एक तरह रटता चला जाऊं तो शायद आपको समझ विकसित नहीं होगी। ये सब बहुत इजी टॉपिक्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बड़े प्रेम से समझ जाओगे। आप अपने घर में छोटा सा उदाहरण लो, दूध आता है बाहर से तो गाय हो गई, गाय से दूध प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, उत्पादन हुआ, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। आपके घर में आया, आपने उसे उबाला, उससे आपने घी बनाया, मक्खन बनाया, तो आप क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। एक आपने निर्माण कर दिया उससे कोई अदर प्रोडक्ट। और मान लो ऐसा होता नहीं है, या फिर अगर आप करते हो, आप उस घर से संबंधित हो जहां पर उन बने घी या फिर जो दही के प्रोडक्ट हैं उनको कोई कंपनी को आप दे रहे हो और वो बिक रहे हैं, तो आपके ही घर में आपके तीनों क्षेत्र आ गए। यानी अगर हम समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। फिर आता है खनिज आधारित उद्योग। प्राथमिक उद्योगों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए उत्पाद तैयार करना। ठीक है। खनिज आधारित उद्योग में आता है जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाना। देखिए क्या कह रहा है, प्राथमिक उद्योगों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए उत्पाद तैयार करना। कहीं से कोई खनिज संसाधन प्राप्त हुआ, वहां से मान लीजिए कोई आयरन एंड स्टील कंपनी है और उसने आयरन निकाल लिए, स्टील निकाल लिए, लेकिन क्या उसको निकालना ही जरूरी है या फिर उससे कुछ प्रोडक्ट बनाना भी जरूरी है। मान लीजिए आपने मिट्टी का घर बनाने के लिए मिट्टी कहीं से खोद कर निकाल लाए आप, लेकिन उस मिट्टी को वैसा ही आपने डाल दिया है, रख दिया, उससे घर नहीं बनाएंगे, तो क्या उस मिट्टी का उपयोग है? नहीं है। उसी प्रकार से उन्होंने जो आयरन एंड स्टील चीजों को प्राप्त किया, अब उसका मुख्य उत्पाद क्या होना चाहिए, उससे कोई प्रोडक्ट बने, तो उससे भारी मशीनें भी बन सकते हैं। भवन निर्माण के लिए आपको टीएमटी की भी जरूरत पड़ सकती है या फिर अन्य प्रोडक्ट लगते हैं, और या फिर रेल के डिब्बे बन सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो गई,
गई कि खनिज आधारित उद्योग में ये सब चीजें आ गई। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या है समुद्र आधारित उद्योग। अब लोगों को लग रहा होगा यार समुद्र आधारित उद्योग कैसे हो सकते हैं, तो समुद्र आधारित उद्योग में आप देखिए सागरों एवं महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे आपने समुद्र आधारित उद्योग में सबसे बड़ा उद्योग जो सुना होगा वो है मत्स्य पालन का उद्योग, यानी कि मछलियों को बड़े पैमाने पर वहां से प्राप्त किया जाता है। जो क्षेत्र हो गए वहां पैकेटिंग करके उनको बेचा जाता है और उनका मछलियों का कुछ पोर्शन होता है, खासकर जो उनकी आंखें होती हैं वहां से तेल प्राप्त किया जाता है और सी कॉड इन्हें कहते हैं, सी कॉड ऑयल्स के नाम से इन्हें मार्केट में बेचा भी जाता है। यहाँ तक कि इन सी कॉड ऑयल्स से विटामिन सी की गोलियां भी बनाई जाती हैं। जैसे क्या होता है कभी कभी डॉक्टर कहता है कि आपके पेट में मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं विटामिन सी गोली खाइए उससे आराम होगा। तो वो क्या होता है सी कॉड ऑयल कभी कभी दे देते हैं तो उससे आपको आराम हो रहा होता है। तो यानी एक क्षेत्र से कई क्षेत्र से संबंधित हैं। इसी समुद्र उद्योग में आपका नमक भी तो उत्पादित हो रहा है और इन्हीं समुद्री क्षेत्रों से कुछ ऐसे खाद्यान्न पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जो मार्केट में जिनकी बहुत ज्यादा मांग भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई समुद्र उद्योग से। वन आधारित उद्योग से हम लोग प्रायः परिचित हैं कि वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कैसे, लुगदी एवं कागज, फर्नीचर, भवन निर्माण। अब आपको कुर्सी चाहिए तो कहीं से पेड़ कटा होगा, पेड़ कट के लकड़ी आई होगी, कहीं पर वो कटे होंगे और कट के उस इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उसको तैयार किया गया होगा और जब वो तैयार हुए तो मार्केट में उन्हें बेचा गया। तो ये क्या हो गए, वन आधारित उद्योग हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया किसमें, कच्चे माल के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। अब हम लोग आकार और स्वामित्व को भी देखेंगे। तो आकार के आधार पर अगर आप देखोगे तो ये आता है कि उद्योग के आकार से तात्पर्य, उद्योग के आकार से तात्पर्य ये नहीं है कि कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई मशीनरी है जो 10 बीघे में फैली हुई है वो बड़ा है और जो 2 बीघे में फैली हुई है वो छोटा है। ऐसा आज के इस जमाने में ये प्रासंगिक उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। ठीक है, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। यानी निवेश यानी उस चीज में यानी उस उद्योग में आपने कितना अपने पैसे को इन्वेस्ट, पैसा के से अर्थ नहीं है पूंजी किसी भी प्रकार के, मानव पूंजी, श्रम पूंजी या फिर धन रूपी पूंजी, भौतिक पूंजी, प्रोडक्ट वाली पूंजी, आपने जो उसमें इन्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें कितने लोग काम करते हैं और उससे जो प्रोडक्टिविटी है यानी उससे जो उत्पादन हो रहा है वो कितनी मात्रा में हो रहा है। जैसे अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं तो कहने के लिए भारत में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में एक टाटा बहुत बड़ी कंपनी जिसकी आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं या फिर एयरलाइंस के हैं, कई सारे उद्योग क्षेत्रों में वो फैला हुआ है। लेकिन वहीं पर जो रिलायंस कंपनी की जियो यानी अंबानी जी की है उसमें क्या है कि उसमें भारत का एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा उसमें लोग काम करते हैं, यानी 2.5 लाख लोग को नौकरी दिया है किसने, रिलायंस कंपनी ने। और टाटा कंपनी का क्षेत्र है तो टाटा कंपनी को अगर जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टाटा कंपनी ने क्षेत्र ज़्यादा ग्रहण किया है, लेकिन उसमें जो उसने एम्प्लॉयबिलिटी है वो उसकी रिलायंस से कम है। जबकि रिलायंस का एक बड़ा मार्केट बड़े क्षेत्र में तो वो भौतिक रूप से है नहीं कि कोई बड़ी मशीनरी लगी हुई है। तो यहाँ पर अर्थ ये है कि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी कितना है, ना कि उसने कितने बड़े क्षेत्र को ग्रहण कर रखा है भौतिक रूप से। ठीक है, तो आज के समय में आप ये अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। देखिए लघु आकार के उद्योग में क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, अधिकतर ये काम हाथों द्वारा ही किए जा रहे होते हैं और किसी लघु वर्ग के द्वारा किए जा रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। कुटीर एवं लघु उद्योग जो होते हैं ये भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। ठीक है, आज से नहीं प्राचीन काल से ही कुटीर एवं लघु उद्योगों ने ही भारत को सदैव सहारा दिया, जिस पर अंग्रेजों ने प्रहार करके भारत की संप्रभुता, अखंडता और आर्थिक क्षति हम लोगों को पहुंचाई थी। ठीक है, बृहत आकार के उद्योग, इनमें पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, यानी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो आप इसमें यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होती है। जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग हो गया, भारी मशीनों का उत्पादन हो गया, तो ये बड़े उद्योगों के अंतर्गत आ गए। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब हम लोग स्वामित्व के आधार पर देख लेते हैं। इसमें उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया है। किसमें, स्वामित्व के आधार पर। मैंने आपको बताया ना, निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र। 2 नाम तो आप ज्यादा सुने होंगे, एक निजी और सार्वजनिक। 2 नाम आपने कम सुना होगा, संयुक्त और सहकारी। कैसे आप बताते हैं। निजी क्षेत्र वे कंपनियां हैं जिसको कोई व्यक्ति विशेष या कोई
कंपनी विशेष संचालित कर रही होती है, उसका मालिक होता है, वो होता है निजी क्षेत्र में। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी टिस्को जो भारत की कंपनी है, वो टाटा ग्रुप यानी कि जो रतन टाटा जी जिसके मालिक हैं वो उनके अंडर में काम कर रही है, यानी किसी एक व्यक्ति एक समूह द्वारा चल रहा है। फिर आ गया सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा इसको संचालित किया जाता है, फिर वो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर आता है। जैसे हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी जो हैं, ठीक है। फिर आता है संयुक्त क्षेत्र। अब संयुक्त क्षेत्र में जानते हैं क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि कोई कई कंपनियों के समूह हो या फिर एक कंपनी का समूह हो और एक सरकार का समूह हो, यानी मोर देन वन इसके जो है मालिक होते हैं, मोर देन वन इसके मालिक होते हैं, तो वो आ जाते हैं संयुक्त क्षेत्र में। जैसे आप भारत में देखते हैं मारुति एंड सुजुकी, मारुति इंडियन है, सुजुकी जो है भारत विदेश की है, तो ये क्या हो गया, अपने आप में एक संयुक्त क्षेत्र निर्मित कर रहा है। फिर आता है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र में सरकारी प्लस निजी क्षेत्र का कोई व्यक्ति या समूह होता है जो सम्मिलित होते हैं, वो होता है सहकारी क्षेत्र। जैसे सुधा डेयरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये सब आ जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे उद्योग कच्चे माल आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर तो हो सकते हैं, लेकिन वो उद्योग जहाँ पर स्थापित होंगे, जिन क्षेत्र में स्थापित हो रहे होंगे, वहाँ पर उनको प्रभावित करने वाला, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट डालने वाला कोई कारक तो होगा जिसके कारण वो ऐसा करते होंगे, वरना भारत का प्रत्येक क्षेत्र ही औद्योगिक क्षेत्र ना होता। क्यों? छोटा नागपुर का पठार, जमशेदपुर या फिर बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग, और भारत का जो गंगा नदी क्षेत्र वाला है वहाँ पर कृषि उद्योग, इस तरह के क्षेत्र में ही ऐसा क्यों है? उसके लिए यहाँ पर उपस्थित उनकी कुछ जलवायु विशेषता होगी, कुछ टेक्निकल रीजन्स होंगे, कुछ सुविधाएं होंगी जिसके लिए ऐसा होता होगा, ठीक है। तो प्रभावित करने वाले कारक में क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। एक एक शब्द को ध्यान से देखिए और मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। कच्चे माल की उपलब्धता, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, टिस्को, टाटा आयरन स्टील एंड कॉर्पोरेशन, ठीक, ये है, यानी कि जो टाटा कंपनी का आयरन एंड स्टील है, सामान्य भाषा में कहें जिसे, जो कि जमशेदपुर में है। क्यों है? अब देखिए वहीं पर स्थित क्यों है ये। कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि जो टिस्को बसा हुआ है उसी के आसपास छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये क्षेत्र स्थित है, झारखंड स्थित है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कच्चा माल लाने के लिए उनको ज़्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी, और ज़्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी तो उनका जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन आता है भूमि। भूमि उस क्षेत्र में ज़्यादा अवेलेबल थी जब जो है टाटा कंपनी को वहाँ पर लगाया गया, ठीक है। तीसरा, जल, वहां पर जो नदीय प्रवाह है वहां से उनको जल प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। और श्रम, चूंकि वह जो छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर का पठार या फिर उस मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है उसके, वहां पर क्या था, वहां पर जो लोग थे वो शिक्षित भले कम थे लेकिन उनके पास कार्य करने के लिए रोजगार नहीं था। तो वहां पर जो फैक्ट्री को लगाया गया तो क्या हुआ कि कम कॉस्ट में ज्यादा मजदूर वहां पर उपलब्ध हो गए, तो पैसे की बचत वहां पर भी हो गई, शक्ति का प्रयोग हो गया, ठीक है, पूंजी और परिवहन और बाजार, ठीक, सारी चीजें उनको वहां पर मिलने लगी, ठीक, इसके लिए वहां पर लगा, ठीक। ये हो गया पहला। कभी कभी सरकार, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सरकार उद्योगों को विकसित करने के लिए कि अच्छा हाँ जाओ यार, मतलब इन क्षेत्रों में उद्योग नहीं है तो लगाया जाए, तो कोई कंपनी क्यों आएगी भाई, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट नहीं है, चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, तो हम ऐसा क्यों करें। तो सरकार वहाँ पर उनको सहायता देती है कि कम दाम पर विद्युत उपलब्ध करा देंगे हम आपको, ऐसा जो है एग्रीमेंट्स कंपनियों के सामने रखा जा सकता है, ठीक है। कम परिवहन लागत हो जाएगा आपका। अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हो सके, यानी कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं तो सरकार उनको कुछ रियायतें प्रदान करती है कि अच्छा ठीक है, बिजली का बिल उत्पादन जो है वो कम आपका हो जाएगा। जो अवसंरचनात्मक यानी जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं वो सरकार बनाने में आपको मदद कर रही होगी, तो वो सारी चीज़ों के कारण उन पर उनका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। अब औद्योगिक तंत्र क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इसके अंतर्गत औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे हम आपको बता रहे हैं। पहला कह रहा है कि निवेश हुआ, फिर कह रहा है कि प्रक्रम, और फिर कह रहा है निर्गत। अब इसको हम बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाते हैं। निवेश को आप इस अर्थ में ले लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई कंप्यूटर है
और कंप्यूटर में आपने अपना समय का निवेश करके कोई डाटा टाइप किया, तो आपने जो अपना समय इन्वेस्ट किया वो क्या हो गया, आपका निवेश हो गया। आपने उस पर जो राइटिंग की वो आपका उस बीच का प्रक्रम हो गया, और उन सबको बनाकर लिख कर तैयार करके जब आप Ctrl+S दबाकर उस फाइल को सेव कर देते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए आपने बनाया था और जिसको वो भेजना होता है उसके लिए आप उसको निर्गत करते हैं यानी सेंड कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका निर्गत हो गया। इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में होता है कि जो निवेश है, कंपनी में निवेश किया गया किसी प्रोडक्ट के लिए, फिर चाहे वो आपका भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार कुछ भी हो, उसके लिए किया गया। अब उसके बीच का प्रक्रिया हुई कंपनी के अंदर, जो प्रोडक्ट को निर्माण किया गया, और फिर आ गया निर्गत। निर्गत यानी जब बनकर आपका प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, अब उसको मार्केटिंग की जरूरत है। तो यानी जो औद्योगिक सिस्टम है वो इस प्रकार से चलता है कि निवेश, प्रक्रम, निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चा माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है जो उसमें निवेश किए जाते हैं। ठीक, जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। कैसे, यानी कि अगर कहीं पर खेती की गई, मैंने आपको बताया था उदाहरण के स्वरूप में कि कहीं गेहूं की खेती की गई, उस गेहूं को कृषक ने वहां से उसकी कटाई हुई, उसके बाद गेहूं को उसने प्राप्त किया, किसी ने किसी कंपनी को या किसी क्षेत्र में उसने उसको बेचा, और कंपनी ने उसको लिया, उसको पीसा, उससे उसने पहले उसका पाउडर तैयार किया, फिर उससे उसने ब्रेड बनाए, डबल रोटी बनाई, या फिर जो अन्य प्रोडक्ट हो सकते हैं उसको उसने बनाया। तो क्या हुआ, गेहूं तो कच्चा माल था, उसको परिष्कृत करके ब्रेड, डबल रोटी आदि इत्यादि बनाई गई, तो क्या हो गया, परिष्कृत माल हो गया। उसी प्रकार खनिज संसाधन में लौह अयस्क थे, उनको परिष्कृत करके आपका आयरन, स्टील एंड अदर सिस्टम्स प्रोडक्ट बनाए गए, रेल के डिब्बे इत्यादि बनाए गए, तो वो आपका प्रोडक्ट हो गया। और निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है, यानी कि अब प्रोडक्ट आपका बन गया, यानी आप मान लीजिए कि पार्ले का बिस्किट बन गया जिसमें गेहूं के ही तत्व थे। अब वो जो बिस्किट बन गए, अब वो कंपनी में बनकर तैयार है। अब अंतिम चीज क्या आती है, अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय। अब वो जब मार्केट में बिकेंगे, उनसे जो इनकम प्राप्त होगी वो आपका निर्गत आय होगा। तो आपने निवेश किया, यानी एग्जाम में परीक्षा लिखने से पहले आप समय देते हो, अपने आप को पढ़ते हो, आपने वो समय इन्वेस्ट किया, फिर आपने पढ़ा जो कि उसका प्रोसेस था, बाद में आप रिजल्ट जो है बात की चीज़ है, फिर आपने जाके एग्जाम में उसको लिखा, यानी आपने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया क्या, निर्गत, जितना अपना आपने पढ़ा था, और बाद में जो रिजल्ट आया वो आपकी अर्जित आय हो गई। इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे। अब आता है औद्योगिक प्रदेश की कौन कौन से वह प्रदेश क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका प्रमुख विकास पाया जाता है या पाया जा रहा होता है। जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं, तो वो औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश हमने आपको बताया है जो है पीछे की कक्षाओं में कि अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का जो होता है वो उष्ण कटिबंधीय होता है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो होता है वो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय में ही क्यों लगाया जाता है, ये क्वेश्चन उठना तो स्वाभाविक है, मन में प्रश्न आ रहा होगा आपके। तो ऐसा इसलिए होता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ना बहुत अधिक ठंड होती है, ना बहुत अधिक गर्मी होती है, एक सम्यक क्षेत्र होता है जहाँ पर अगर आप उष्ण कटिबंध में लगाओगे तो वहां पर गर्मी होगी, यानी मशीनों में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, मशीनें हीट ज़्यादा होंगी, जो है प्रोडक्ट जो निकलेगा वो जल्दी खराब हो सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, खराब हो जाएगी, हमारा प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वो शीतोष्ण कटिबंध में तो उनका जो है हीट कम होगा, एनर्जी भी कम लगेगी और काम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से हो रहा होगा, तो इसलिए शीतोष्ण कटिबंध में ही लगाया जाता है। जैसा आप देख रहे होंगे कि भारत में जो है खाना बड़ा जल्दी खराब होता है, लेकिन आप अगर वही अमेरिका की तरफ चले जाइए, वहाँ पर देखिए तो वहाँ पर चीज़ों को कंजर्व करके ज़्यादा दिन तक टिकाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रीय इम्पैक्ट, जिसे आप कह सकते हो कि जलवायुवीय इम्पैक्ट उसका पड़ रहा होता है उन चीज़ों के ऊपर। समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के समीप स्थित होते हैं। कैसे, अब समुद्री पत्तन यानी कि अगर कोई आपने ऐसा किया जहाँ पर वो समुद्री पत्तन के निकट है, तो आपको जो ले जाने के लिए कहीं आपने बाहर उसको जो है एक्सपोर्ट करना है, तो उसका आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे सस्ता क्या है, समुद्री मार्ग ही है, वायुयान बहुत महंगे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए आपका समुद्री मार्ग। और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र, अब आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो आप किसी कोयला क्षेत्र के निकट स्थित हैं तो उससे आपको और प्रॉफिट हो गया। तो चीज़ों का जो
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो भी कम हुआ, जो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट था वो भी कम हो गया, तो चीज़ों को प्रॉफिट ज़्यादा गेन हो रहा होता है। जैसे पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया इन सब के प्रमुख उदाहरण हैं। अब अगर भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश देखें तो आप जो है महाराष्ट्र में मुंबई पुणे समूह देखते हैं, बेंगलोर तमिलनाडु, हुगली नदी, अहमदाबाद गुजरात, वडोदरा जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रमुख है, हुगली जो है कपास उत्पादन के लिए है, ठीक है। तमिलनाडु में जो समुद्र से संबंधित क्षेत्रीय वहाँ पर किया जाता है, ये सब हो गया। फिर छोटा नागपुर के पठार में आपका जो टिस्को, विस्को क्या है, VISCO यानी कि विश्वेश्वरैया स्टील एंड आयरन कारपोरेशन, यानी कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, और टिस्को टाटा ग्रुप का है जो कि निजी क्षेत्र से संबंधित है। फिर आता है प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। ये जो लोहा इस्पात उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग है, ये तो बहुत प्राचीन समय से भी हैं। बहुत प्राचीन क्या कि मतलब एक पर्याप्त पीरियड ऑफ टाइम ये ले चुके हैं, मतलब पीछे के आप ये कह सकते हैं 1-2 सदियों से ज़्यादा ये लोग समय ले चुके हैं, तो ये सब तो फैमिलियर है। और सूती वस्त्र तो उद्योग तो आप प्राचीन काल से देखते चले आ रहे हो, ठीक है, जिसमें जर्मनी, USA, चीन, जापान, रूस हैं। और सूती वस्त्र में तो आप परिचित ही हो, भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे नई चीज़ है जो कि लमसम 20वीं सदी से या फिर 19वीं सदी के अंत से आप कह लीजिए जो प्रारंभ हुई है, वो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, जो इस समय सबसे ज़्यादा हाईली ग्रोथ लेवल पे आगे बढ़ता जा रहा है। वो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, यानी कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत में बेंगलुरु। तो कुछ इस प्रकार से ये सारी चीज़ें रही हैं।